सो स्टूडेंट्स वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द न्यू टॉपिक जिसके नाम है टॉर्क। जी हाँ, तो आज हम लोग टॉर्क के बारे में जानेंगे। टॉर्क कब, किसके बारे में, कहाँ पर, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखनी। देखो, टॉर्क तब क्या लगेगा जब आप किसी भी एक कॉइल को जिसमें से करंट पास हो रहा है और उसको आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, यानी कि वी आर एक्सप्लेनिंग अबाउट द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब हमने उसको किस में रख दिया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक करंट कैरिंग लूप है आपके पास और आपने उसे किस में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो चलिए एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। इसका कुछ ऐसी कहानी आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और यहाँ पर हमारे पास मैग्नेट का साउथ पोल है, राइट। अब इसके बीच में मुझे करना है, एक लूप रखना है जो कि हमारे पास क्या कर रहा है, करंट कैरी कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा करता हूं मैं, इस लूप को देखो, अगर मैं सीधा रखता हूं तब क्या दिक्कत आएगी, तो बेटा दिक्कत ये आएगी कि हमारे पास जो लूप है उसकी एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगी और हमें कोई टॉर्क वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों, ये अभी हम लोग थीटा पे रखकर कर लेते हैं और बाकी आपको एंड में समझ आ जाएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं कि मैंने अपना जो कॉइल रखा है बेटा, ये रखा है मैंने छोटे से किसी एक एंगल पर। लेट्स से कि मैंने इस कॉइल को इस तरीके से रख दिया, राइट। अब इस कॉइल में मैं अपनी मर्जी से कोई भी करंट की डायरेक्शन दे सकता हूं। लेट्स से इस तरह से मेरा करंट जा रहा है। इस कॉइल की लेंथ और ब्रेड्थ ये हमने मान ली है ए और बी, यानी कि ए इज द ब्रेड्थ और बी इज द लेंथ, राइट। अब देखो बेटा, आपके पास ये बात तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रही है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से जा रही है। आप लोगों को फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करना आ चुका है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी तो कर लीजिए भैया, याद है ना, फादर मदर चिल्ड्रन। तो हमारे पास ये फोर्स का डायरेक्शन है, मोशन होता है, लेकिन अभी तो हमारे पास फोर्स पता नहीं है। लेकिन दो चीज़ें तो पता है ना हमारे पास कि एक मैग्नेटिक फील्ड जा रही है हमारे पास नॉर्थ साउथ की तरफ, और इस वाले जोन पर देखिए बेटा, जो आपके पास करंट जा रहा है ये हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, और अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मेरे पास इस वाले एक्सिस पर करंट अंदर की तरफ जा रहा है। क्या जा रहा है इस पे, फोर्स अंदर की तरफ, सॉरी करंट नहीं, फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है। यानी कि इस वाले पॉइंट पर अगर मैं नाम देता हूँ पी क्यू आर एस, तो पी और क्यू पे जो फोर्स जा रहा है वो क्या जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। बेसिकली देखो, क्यू आर और पी एस पे जो फोर्स जाएगा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो आपके पास कहानी क्या रहेगी कि आपके पास कुछ एंगल पे जाएगा तो ये सिमेट्री हो जाएगी। क्यू आर और पी एस वाले बिल्कुल सिमेट्रिकल हो जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल होने के कारण, ऑपोजिट नहीं, सिमेट्रिकल होने के कारण कैंसिल आउट करते हैं इसमें। लेकिन आर एस पे कहानी उल्टी हो जाएगी, जस्ट इसके ऑपोजिट। ऐसा क्यों होगा बेटा, आर एस पे अगर आप कहानी देखोगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं होने वाली है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ ही रहने वाली, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्थ से साउथ रखिए। लेकिन आपके पास जो करंट है वो आर से एस आ रहा है, यानी कि करंट को मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पर यानी कि आर एस पर जो फोर्स आ रहा होगा वो मेरा आपकी तरफ यानी कि बाहर की तरफ आ रहा होगा। तो इस पॉइंट पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है मेरे पास, आउटवर्ड है। अब इस पॉइंट पे इनवर्ड, इस पॉइंट पे आउटवर्ड, तो इसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास एक मोशन आएगा जो कि कुछ इस तरीके से होगा कि इसको एक रोटेशनल इफेक्ट देगा। क्या देगा बेटा, रोटेशनल इफेक्ट। ये आप लोग याद कीजिए, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था वहां पर भी किया था, जब हमने एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था, राइट। तो उसमें भी हमारे पास एक्सिस से हमने टॉर्क रोटेट कराया था, यहाँ पर भी कहानी यही होगी। अब बात करते हैं कि एंगल कहाँ है सर, वहाँ पे तो हमारे पास एक एंगल था, एंगल यहाँ पर भी है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। एंगल देख लेते हैं बेटा, आप लोगों के पास इस लूप का एरिया वेक्टर देखना पड़ेगा। तो देखो, लूप का एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये बात आपको पता है, एंड इट पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड्स। तो अगर मैं इस पॉइंट पे उठाता हूं तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा, और मैग्नेटिक फील्ड तो मेरे पास इस तरफ जा रही होगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ना, ये वाला जो एंगल बनेगा ये मेरे पास क्या बनेगा, एक थीटा बनेगा। समझ पा रहे हैं आप। तो अगर मैं इस लेंथ को देखता हूं, यानी कि ए वाली लेंथ को, इसको अलग से यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, तो मेरे पास ये लेंथ हो जाएगी ए, ये लेंथ हो जाएगी बेटा मेरे पास ए, और इस पॉइंट पर भी नॉर्मल वेक्टर, इस पॉइंट पर भी नॉर्मल वेक्टर, इस पे ऐसे नीचे ऊपर, मतलब हर जगह से आपके पास क्या रहेगा, रेडियली आउटवर्ड्स आना है। तो इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पर नीचे मान रखा,
ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे जो एंगल बना हुआ, देखो बेसिकली अगर इस पॉइंट पे लेता हूं तो ये मेरे पास एक थीटा एंगल, ये वाला थीटा एंगल, बाय सिमेट्री है, आप लोग अब छोटे बच्चे तो है नहीं, ये थीटा बन जाएगा। और जब मैं इस लाइन को ज्वाइन करूंगा, इस लाइन को ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास बेसिकली ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या है बेटा मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो फोर्स तो इस पे एक इधर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ इस पॉइंट पे, यही तो कहानी हुई थी, इस पॉइंट पे अंदर की तरफ जा रही थी और इस पॉइंट पे हमारे पास बाहर की तरफ आ रही थी, आर पॉइंट पे बाहर की तरफ आ रही थी, ये पॉइंट पे अंदर, तो इस पे अंदर और इस पे बाहर, इसकी वजह से ये तो हमारे पास रोटेशनल इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन जब वो रोटेशनल इफेक्ट दिखाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, एक टॉर्क आएगा। और टॉर्क हमारे पास क्या होता है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, आर क्रॉस एफ। क्या होता है बेटा, आर क्रॉस एफ। बट इसमें आर क्या है हमारे पास, अब आर ये वाली डिस्टेंस तो होगी नहीं, क्योंकि हमारे पास फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है। आर हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास ये वाली है। और इस वाली डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको इस ट्रायंगल में क्या निकालना पड़ेगा, बेसिकली साइन थीटा लगा देंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, पी बाय एच। पी हमारे पास ये है जो हमें निकालना है, तो लेट्स से ये एक्स है और ये एच हमारे पास ए है, तो x बाय ए इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, a टाइम्स साइन थीटा, राइट। ये हमने कर लिया है, तो x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, यानी ये वाली डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या आ गई है बेटा, a साइन थीटा आ चुकी है। अब अगर मेरे पास टॉर्क पता पड़ जाए कि मेरे पास भैया फोर्स पता पड़ जाए, तो मैं आराम से टॉर्क निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास r तो पता पड़ गया है। फोर्स याद कीजिए, ये हम लोग कर चुके हैं कि अगर कोई एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स हुआ करता था BIL। B इज द मैग्नेटिक फील्ड, I इज द करंट एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यही तो हमारे पास हुआ करता था। अब इसकी जो लेंथ है ये B हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे फोर्स कितना आ जाएगा, BIB। समझ पा रहे हैं। अब आपको क्या निकालना है, टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आप लोग क्या कर सकते हैं, r क्रॉस f। तो r क्रॉस f को अगर हम लोग देखते हैं तो r की वैल्यू क्या है हमारे पास, a sin थीटा। बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या है, a sin थीटा, और f की वैल्यू क्या है बेटा, इनटू b i इनटू b। अब देखो बेटा, ये a और b, अगर मैं कहता हूं कि मैं एक रेक्टेंगुलर रूप लिया था जिसकी लेंथ a और ब्रेड्थ b थी, या वाइस वर्सा, तो a इनटू b को तो मैं एरिया लिख सकता हूं, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, BIA sin थीटा, राइट। अभी मैं क्या करता हूं कि इस रेक्टेंगुलर लूप में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देता हूं। अगर रेक्टेंगुलर लूप में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाता हूं, लेट्स से 2 बढ़ाए, 3 बढ़ाए, 4 बढ़ाए, कितने ही बढ़ा दूं, n नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, तो इसके नेट टॉर्क में मेरे पास इफ लूप हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, इफ लूप हैज कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स, तो उसका टॉर्क कितना आ जाएगा, NIAB sin थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है। अब दिक्कत क्या है कि हमारे पास NIA, ये हमारे पास एक टर्म होता है मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे बेटा। लेकिन अभी के लिए बस याद रख लीजिए, मैं यही कहूंगा इस बार कि NIA आपका मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे वहां पे डायपोल मोमेंट होता है 2AQ को P लिखते थे, ऐसे यहाँ पे NIA को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, M, मैग्नेटिक मोमेंट। तो आपके पास टॉर्क क्या हो जाएगा, MB साइन थीटा, जहां पे आपके NIA की वैल्यू किसके इक्वल है, m के इक्वल है, m इज द मैग्नेटिक मोमेंट। तो mb sin थीटा को आप टॉर्क इज इक्वल्स टू m क्रॉस b भी लिख सकते हैं। तो इस, क्योंकि आपको पता है m क्रॉस b mb sin थीटा के इक्वल होता है, तो इस तरीके से आपके पास आपका टॉर्क आ जाता है जब कोई भी एक करंट कैरिंग वायर आप लोगों के पास प्लेस रखा जाता है ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका टॉर्क हमारे पास कितना आता है, mb sin थीटा। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं सीधे सीधे रख देता हूं तो क्या कहानी दिक्कत हो जाएगी। अब आप देखो ना, mb sin थीटा के साथ वेरी कर रहा है टॉर्क, अगर मैं इसको सीधा रख देता हूं तो एरिया वेक्टर भी इसका बिल्कुल सीधा जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बिल्कुल सीधा जा रही थी, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। तो 0 डिग्री का बनने की वजह से हमारे पास एक टॉर्क क्या आ जाएगा, 0। तो 0 टॉर्क के लिए कंडीशन क्या होगी, जब आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब ये थीटा बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, यानी कि इधर रखा होगा और ये आपने इधर रखा होगा, यानी कि परपेंडिकुलर अगर आपके पास पॉइंट आ जाता है, तो mb sin 90 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, m, राइट। इसके अलावा आपके पास पूछा जाता है कि मिनिमम वैल्यू क्या होती है, तो अब आप आराम से कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये वैल्यूज आप लोगों से पूछी जाती हैं कि अगर 90 पे 1 है तो -1 किस पे आएगी, है ना। ये वाली सारी चीज़ 0 किस पे आएगा, साइन थीटा के हिसाब से आप चेंज करके इन वैल्यूज को आराम से देख सकते हैं। तो ये मैक्सिमम टॉर्क, जीरो टॉर्क और मिनिमम टॉर्क की कंडीशन भी आप लोगों से पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों से पूछा जाता है कि ये वैल्यूज कहाँ कहाँ पर आती हैं। अब हमारे पास इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो हमारे पास क्या आता है बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आप इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग अगली तरफ पढ़ते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो आफ्टर एंडिंग विद टॉर्क हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की तरफ बढ़ने वाले हैं। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमारे पास क्या देखो, बेसिकली गैल्वेनोमीटर हमारे पास क्या होता है बेटा, एक चीज़ ध्यान रखना, कई जगह पर लिख देते हैं या फिर आप लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं और MCQ वाले स्मार्ट होते हैं, तो भैया आपसे कह देंगे डिवाइस यूज टू मेजर करंट, राइट। तो बेटा ये गलत हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर कभी भी करंट को मेजर नहीं करता है, उसका डिटेक्ट करता है, उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है बस। मेजर करने का काम तो अमीटर का है, जो कि बनता गैल्वेनोमीटर से ही, राइट। सो यहाँ पर अब आज हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी करने वाले हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे पास कैसे बनता है। तो देखो बेटा, होता क्या है, इसे कंस्ट्रक्शन में आप लोगों के पास सिलेंड्रिकल कॉइल रखी जाती है, एक नॉर्थ पोल पर और एक आपके पास किस पे रखी जाती है, साउथ पोल पर। अब ये सिलेंड्रिकली क्यों रखी जाती है, क्या हमेशा सिलेंड्रिकल होती हैं, तो इसका आपको आंसर मिलेगा जब मैं आपको डेरिवेशन करा दूंगा, तब आपको आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। स्टार्ट अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो बेटा ये जो वैल्यू आती है यहाँ पर, मतलब नॉर्थ से साउथ में मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसे कहते हैं हम लोग रेडियल फील्ड। कौन सी फील्ड कहते हैं, रेडियल फील्ड। बेसिकली जो हमारे पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये हमारे पास हमारे एरिया वेक्टर से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब ऐसा करना क्यों जरूरी था, ये अभी हम लोग जान जाएंगे जब हम लोग इसकी लास्ट में डेरिवेशन करेंगे। होता क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम लोग यहाँ पर एक कॉइल लगाते हैं और कॉइल में हमारे पास n नंबर ऑफ लूप्स ऐसे ना, ठीक है। और इस कॉइल को हम लोग अटैच करते हैं दो टर्मिनल से, एक T1 और एक T2। उसके बाद यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी रहती है और स्प्रिंग जो हमारे पास वायर से अटैच होता है, ये वायर किसका होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। ऐसा क्यों लेते हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर क्यों लेते हैं बेटा, ऐसा इसलिए लेते हैं क्योंकि इस वायर का एक तो अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ही कम होता है, ऐसा इनसे मेल्ट वगैरह होता नहीं है, ठीक है। इसको खींचने पर बहुत ज़्यादा इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी हाई रहती है, तो आराम से ज़्यादा इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये सारी एडवांटेज देखते हुए हम लोग क्या लेते हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर को लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास एक होता है पॉइंटर, ये वाला पॉइंटर होगा, और यहाँ पर क्या होगी, रीडिंग, मतलब ये स्केल होगा, ये आपके पास लीनियर स्केल होगा जिससे आप डिफ्लेक्शन को मेजर करो, ठीक है। कहानी क्या होगी हमारे पास, कहानी ये होगी कि जब आपके पास नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा और इसमें आप इसको एक्सटर्नल टर्मिनल जो आपने जोड़ रखे हैं, इसके थ्रू आप लोग जब करंट भेजेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या सेटअप हो जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ और, ये जो आपके पास लूप हैं ये सभी के सभी इंसुलेटेड होने चाहिए, ये सभी के सभी बने तो कॉपर वायर के हैं और इंसुलेटेड होने चाहिए। क्यों इंसुलेटेड होने चाहिए, अगर आप इन्हें खुला छोड़ देंगे तो बेटा यहाँ पर जो वायर होंगे ये अपना खुद का ही मैग्नेटिक फील्ड बना देंगे, तो जो आपकी जो नई मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी उसको बहुत ज़्यादा ऑल्टर करेंगे, बनेगी अब भी, पर इंसुलेट करने से हम लोग कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू को कम कर देते हैं, इसलिए इंसुलेशन जरूरी होता है, ठीक है। तो आपके पास प्रिंसिपल क्या आएगा, प्रिंसिपल तो बेटा वही है जो भी हमने पीछे देखा, क्या कि जब भी कोई मूविंग करंट होता है, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में सेटअप हो जाता है तो उसकी वजह से क्या लगता है, टॉर्क लगता है, राइट। तो ये आपके पास इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन में आप लोग लिखेंगे, एक आपके पास दो मैग्नेट है, एक रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है, और उसका एरिया वही है, उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास आ गए हैं, एक पॉइंटर चाहिए होता है और एक हमारे पास क्या चाहिए होता है, लीनियर स्केल चाहिए होता है। अब आप लोगों को जो अभी डेरिवेशन कराई पीछे, बिल्कुल वहाँ तक तो वही बिल्कुल सेम रखनी है कि आपके पास यहाँ पर नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, इस पॉइंट पर अंदर की तरफ, इस पॉइंट पर बाहर की तरफ, तो यहाँ तक तो आपके पास जो वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग में टॉर्क इज इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा, ये वैल्यू तो आप लोगों को रखनी है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था अभी कि बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है जो कि हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू द एरिया वेक्टर, वो हमारे पास कौन सी होती है, रेडियल फील्ड।
और रेडियल फील्ड होने की वजह से वाला साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास जो टॉर्क सेटअप होगा ये कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास, NIAB आ जाएगा। सिंपली हमारे पास इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, राइट। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब होता क्या है कि आपके पास जैसे मतलब ये कॉइल हो रहा है, ये तो बार बार कॉइल होता जा रहा है, कॉइल होता जा रहा है, ऐसे कॉइल होता जा रहा है। अब जब हमारे पास ये कॉइल होता जाएगा तो आप खुद सोचोगे एक रस्सी को मैं एक उसमें कोई चीज़ बांध देता हूँ, ठीक है, और उस रस्सी से मैं उसको बार बार घुमाता रहता हूँ, तो उसमें आप देखोगे टेंशन बढ़ जाती है उसमें, और जैसे मैं उसे रिलीज करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, घूमते हुए वापस आएगा। तो बेसिकली जब आप इसमें कॉइलिंग सेट करते हो, उसमें टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हो, तो यहाँ पर उस रस्सी में एक और टॉर्क जो कि उसके अगेंस्ट काम करना चाह रहा है वो सेटअप हो जाता है, और उस टॉर्क को बोलते हैं हम लोग रीस्टोरिंग टॉर्क, जो नहीं चाहता कि वो वायर उस तरफ घूमे। तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या करता है, उसका अपोज करता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या सेटअप होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क सेटअप हो जाता है। देखो यहाँ तक की डायरेक्शन तो आपको वही पीछे वाली करनी है जो भी मैं टॉर्क वाली करी, ठीक है। 5 नंबर में अगर आया तो आपको किस तरीके से करना है पता होना चाहिए। तो पहले आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फिर प्रिंसिपल लिखेंगे, पहले प्रिंसिपल लिख देना, फिर कंस्ट्रक्शन, और फिर आपका है वर्किंग। तो वर्किंग में पहले टॉर्क तक की डेरिवेशन, फिर उसके बाद होगा द रीस्टोरिंग टॉर्क हैज बीन सेटअप। और जो रीस्टोरिंग टॉर्क जो सेटअप हुआ है ये किसके इक्वल होता है बेटा, आपको पता होना चाहिए। देखो जितने डिग्री से आप लोगों का घूम रहा है उतना ही आपके पास रीस्टोरिंग टॉर्क बढ़ता है, ठीक है। तो लेट्स से कि जो आपका रीस्टोरिंग टॉर्क है ये मैं मान लेता हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू अल्फा होता है। अल्फा हमारे पास या थीटा मान लो, फाई मान लो, कुछ ही मान लो, तुम्हारे पास कोई दिक्कत नहीं, थीटा यहाँ ले लिया तो मैं फाई के इक्वल मान लूँ, ठीक है। तो अगर आप इसको हटाओगे तो टॉर इज इक्वल्स टू के अल्फा या के फाई हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गई है। अब यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम में होता है ये जो के फाई है ये NIAB के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है, के फाई इज इक्वल्स टू NIAB। टॉर्क ये रीस्टोरिंग वाला, और ये हमारे पास कौन सा टॉर्क होता है, नॉर्मल वाला टॉर्क, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम द रीस्टोरिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू द नॉर्मल टॉर्क, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास के फाई किसके इक्वल हो जाएगा, NIAB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपके पास रीस्टोरिंग टॉर्क का डिफ्लेक्शन आएगा फाई वो किसके इक्वल हो जाता है, हमारे पास NIAB अपॉन के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों से पूछा जाता है कि आपके पास जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क होता है, उसका जो फाई है वो कितना आएगा, है ना। किसी किताब में से अल्फा लिख देते हैं, किसी किताब में फाई लिख देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू इट उसको आप लोग देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि सेंसिटिविटी क्या होती है, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है बेटा। तो सेंसिटिविटी होती है कि कितना माइन्यूट डिफ्लेक्शन को वो ऑब्जर्व कर सकता है, यानी कि जितना छोटे छोटे डिफ्लेक्शन को वो ऑब्जर्व कर रहा है उतना ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है वो, राइट। जितनी ज़्यादा मतलब हल्के से डिफ्लेक्शन इसने ऑब्जर्व कर ली, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग किस किस को बढ़ा सकते हैं, N को, A को, B को और I को। तो इन सब चीज़ों पे हमारे पास क्या करता है वो डिपेंड करता है। अब मैं आपसे कहता कि बेटा अगर आपके पास ये वैल्यू थीटा पे भी डिपेंड करती है, यानी कि अगर मैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड न डालता तो मेरे पास यहाँ पे सभी टर्म्स में थीटा थीटा आ जाता, और थीटा थीटा आने की वजह से हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाती है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती और हर वैल्यू पे चेंज होती। इसलिए हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं ताकि जो हमारे पास प्रेडिक्शन करनी हो, हमारे पास नापना हो कितना उसमें डिफ्लेक्ट हुआ है, इसके लिए हमारे पास चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रखने की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ जाता है और आपसे पूछा जाता है इसके बाद करंट सेंसिटिविटी क्या होती है और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है। तो आपके पास करंट सेंसिटिविटी क्या होती है कि आपके पास बेसिकली करंट सेंसिटिविटी जिसको आप IS से देते हैं तो वो आपके पास आती है फाई बाय यानी कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ और अपॉन में I करंट सेंसिटिविटी। तो फाई की वैल्यू कितने आई थी हमारे पास NIAB अपॉन के, तो और I से I यहाँ पे हो जाएगा कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा NAB अपॉन के, ठीक है। ऐसी वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर आपसे पूछेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा VS इज इक्वल्स टू फाई बाय V, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कह सकते हो कि V इज इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ, तो आप कह सकते हो VS इज इक्वल्स टू फाई की वैल्यू दोबारा से डाल दीजिए NIAB अपॉन के, और V को IR लिख दूँ तो I इंटू R, I से I गया तो आपके पास क्या आ जाएगा NAB अपॉन KR। NAB अपॉन के क्या था करंट सेंसिटिविटी,
तो आप कह सकते हो कि आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी किसके इक्वल होती है, करंट सेंसिटिविटी अपॉन में आर। ये आप लोगों को पूछा जाता है कि किस तरीके से आपके पास वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कि कन्वर्जन, जो लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड अमीटर। वैसे इसी में भी कर सकते हैं, स्पेस तो बच रहा है। एक्चुअल में हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है इसको हम लोग बेटा वोल्टमीटर और अमीटर दोनों में कन्वर्ट, बेसिकली इसी से हम लोग यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। देखो, अमीटर हमारे पास सीरीज में लगता है, लेकिन जब हम लोग कन्वर्जन करते हैं गैल्वेनोमीटर का तो उसके साथ हमें एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं शंट। क्या बोलते हैं, शंट। अब वो जो रेजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं वो हमारे पास किसमें लगता है, इसके साथ पैरेलल। देखो ये गैल्वेनोमीटर आ गया हमारे पास, और इसके साथ जो शंट लगता है हमारे पास किसमें लग जाता है, पैरेलल। तो अगर हमारे पास यहाँ से अगर आई करंट आ रहा है तो ये वैल्यू आप लोगों को पूछी जाती है, बताओ शंट का जो आपके पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। ठीक है, कुछ भी नहीं, नॉर्मल किरचॉफ लॉ जो मैंने आपको सिखाया था वो यहाँ पे लगा दो और आपका काम बन जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर जो करंट जा रहा होगा ये मैंने मान लिया अगर आई जी जा रहा होगा, ठीक है, आई जी गैल्वेनोमीटर का मैंने ले लिया, तो यहाँ पर जो करंट जाएगा कितना जाएगा, आई माइनस आई जी। अब आप लोगों को पता है इस पॉइंट पहुँचने तक हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, इसका पैरेलल सर्किट है, आपको पता है किरचॉफ में हम लोग ये काम कर चुके हैं। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारे पास कितना जाएगा, आई जी इंटू जी। जी मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस है, V इज इक्वल टू आई आर, तो G का रेजिस्टेंस मैंने G मान लिया, S का रेजिस्टेंस S मान लिया। तो मेरे पास मैं ये लिख सकता हूँ कि आई जी इंटू जी बराबर हो जाएगा मेरे पास I माइनस आई जी इंटू में S के। ये तो करा है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू जीरो, ये वी ए मान लिया, वी बी कर लिया, किरचॉफ लॉ में ये जो सीखा था, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी बी कर सकता हूँ मैं, कहीं तो सेम है। तो आपके पास शंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। अब इसको आप अलग अलग तरीके से जी एस अपॉन जी प्लस एस भी लिख सकते हैं, आई जी को, है ना। आई जी इज इक्वल टू भी वैल्यू आती है, वो चेक कर लेना क्या क्या आती है, वो तो सब इसी से आती है। अलग अलग वैल्यूज इसकी टर्म्स में, जी और एस की टर्म्स में, वो आप आराम से निकालते रहना, जो भी वैल्यू आ रही है उसको चेक कर लेना। बेसिकली जो बेसिक वैल्यू आ गई वो आपको सामने से यहाँ पे आ गई। तो ये आप लोग इतना शंट अगर आप लगा देंगे पैरेलल में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके पास अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीटर बाय अप्लाइंग शंट इन पैरेलल। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि ये जो शंट लगा है इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो बेटा देखो, आइडियल अमीटर की अगर मैं बात करूँगा तो इसका रेजिस्टेंस बेसिकली हमारे पास जीरो होना चाहिए। तो आइडियल अमीटर में हमारे पास जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है कोई भी चीज़ आइडियल कब बनेगी, बेसिकली जितना रेजिस्टेंस उसके अंदर लगे ही ना, पूरे के पूरे करंट को फ्लो करने दे, वो हमारे पास एक आइडियल अमीटर होगा ना, पूरे छोटे से कर दे। तो इसके लिए हमारे पास जीरो रेजिस्टेंस के डिवाइस होने चाहिए। अब यही कहानी आपसे पूछा है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर में कैसे करेंगे। तो उस केस में आपको कुछ भी नहीं करना, इस G के साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दीजिएगा, ठीक है। तो देखो V इज इक्वल्स आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V बाय आर। तो यहाँ पे जो आपके पास आई जी है जो इसमें से पास करेगा वो कितना हो जाएगा, V बाय आर। आर लेकिन सिंपल आर नहीं रहेगा, ये दोनों सीरीज में लग गए। तो एक तो रेजिस्टेंस इसका मान लो, यानी कि शंट मान लो चाहो तो, और एक इसका जो रेजिस्टेंस है, तो आई जी इज इक्वल्स टू वी बाय एस प्लस जी का जो रेजिस्टेंस आएगा उसको आप कर देंगे तो आपके पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो आपके पास शंट है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए आइडियल वोल्टमीटर के लिए। तो आइडियल वोल्टमीटर के लिए वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर आइडियल वोल्टमीटर द वैल्यू ऑफ शंट शुड बी इनफाइनाइट। तो इतना ही आप लोगों के पास इस चैप्टर में होता है। इसके बाद हमारे पास अब नया चैप्टर शुरू होगा, कौन सा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए, मैग्नेटिज्म एंड मैटर शुरू करेंगे, जो कि छोटा सा चैप्टर है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ चैप्टर 1 से रिलेटेड है, और 2-3 टॉपिक तो यही हैं, टॉर्क वाले और ये सब वाले, तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।